गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वुमेन्स के बारे में। वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा रिवॉल्यूशन में, उसके बारे में आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी से। स्लेवरी क्या होती है? गुलामी होती है बेटा। क्या होती है? गुलामी। गुलामी कितने प्रकार की होती थी? दो प्रकार की, मेनली दो टाइप्स की होती थी। ठीक है, दो टाइप्स में कौन कौन से? एक तो वो जो फोर्सफुली गुलाम बनाए जाते थे, कहीं पे हमने सपोज करिए अटैक किया और उस रीजन को जीत लिया, तो वहां के लोगों को हमने कैप्चर करके एज अ स्लीव अपने यहाँ बना लिया। ठीक है, तो ये काफी कॉमन था उस समय के टाइम पीरियड में कि जिस भी कॉलोनी पे या जिस भी एरिया में वो अटैक करते थे, वहां के लोगों को कैप्चर करके उनको एज अ स्लेव बना लेते थे और अपने यहाँ ले जाके स्लेव स्लेव की तरह व्यवहार करते थे। स्लेव मतलब क्या होता है बेटा? आपको वर्क करना है, वो भी विदाउट वेजेस। आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, आपको बस काम करते जाना है पूरे जीवन। ठीक है, और दूसरे टाइप की स्लेवरी कौन सी होती थी? सपोज करिए आप एक मनी लेंडर हैं, आप एक साहूकार हैं, आप पैसे देते हैं और मैंने आपसे पैसे लिए हैं। अब सपोज करिए मैं आपको पैसे वापस नहीं कर पाता हूँ, देन आप क्या करेंगे? आप मुझे गुलाम बना लेंगे। तो ये क्या हुआ? ये सेकंड टाइप की स्लेवरी हुई कि सर पहले के मनी लेंडर से जो भी लोन ले लेता था, वो अगर पे नहीं कर पाता था तो वो मनी लेंडर उसे एज अ स्लेव ट्रीट करता था और उसके भी बच्चे जब तक उसका कर्ज नहीं निपट जाएगा तब तक वो एज अ स्लेव उस मनी लेंडर के यहाँ वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो ये स्लेव स्लेव ट्रेड कब से स्टार्ट हुआ? इस वैसे तो इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है। जब अरब्स आए थे, अरब्स का पर्टिकुलर ओरिजिन हुआ था, तो तब से स्लेवरी ये स्टार्ट हुई थी। याद रखिएगा, अरब्स से ही स्लेवरी स्टार्ट हुई है। आपके यहाँ स्लेवरी का जो ट्रेड है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? 17 सेंचुरी से। 17 सेंचुरी से स्लेव स्लेव ट्रेड स्टार्ट होता है। देखिए कुछ कॉलोनीज हैं, जैसे कौन कौन सी ये कैरिबियन कॉलोनीज हैं, जिसे वेस्ट इंडीज आप कहते हो। वेस्ट इंडीज कहाँ पे है? अमेरिका के जस्ट नीचे। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का मैप देखेंगे आप लोग, वहां कैलिफोर्निया की खाड़ी मिलेगी, वहीं पे जस्ट नीचे उसके ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैरिबियन आइलैंड में कुछ कॉलोनीज थी इनकी, जैसे मार्टिनिक्यू, गुदेलोप एंड सेंट डोमिंगो। ये दो तीन कॉलोनीज इनकी थी। इसे ये फ्रेंच कॉलोनीज थी, बाकी अदर कॉलोनीज भी, अदर कंट्रीज की भी वहां पे कॉलोनीज थी। ठीक है, इन तीन कॉलोनीज के नाम याद रखिएगा। ये सब क्या करते थे? इंडिगो, शुगर, टोबैको, कॉफी, ये सब यहाँ पे काफी अच्छी मात्रा में होता था। याद रखिएगा, इंडिगो, शुगर, टोबैको, कॉफी, ये सब काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे होता था। ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? स्लेव चाहिए। क्या चाहिए? स्लेव चाहिए। याद रखिएगा, सबका प्रोडक्शन काफी लार्ज स्केल पे होता था, तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें लेबर चाहिए। क्या चाहिए? लेबर चाहिए। और फिर ऑब्वियस सी बात है, हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो सारा का सारा वर्क कैसे होता था? मैनुअली होता था। ठीक है, तो उस मैनुअल वर्क के लिए हमें लेबर लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो वो लेबर्स कहाँ से लाए जाते थे बेटा? मेनली अफ्रीका से। कहाँ से? अफ्रीका से। थोड़े बहुत इंडिया से भी ले जाए जाते थे, याद रखिएगा, मेनली लेकिन अफ्रीका से सबसे ज्यादा स्लेव्स ले जाए गए थे। ये ध्यान रखिएगा। ये जो स्लेव्स का ट्रेड था, ये तीन कंट्रीज के बीच चलता था, बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। किन किन कंट्री के बीच में? बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। और इसीलिए इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं, क्योंकि इसमें तीन कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व हैं। तीन कॉन्टिनेंट्स आपके इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया? जो है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहा गया। ठीक है, तो यहाँ से अफ्रीका से कौन स्लेव्स ले आता था? चीफ्टेंस। चीफ्टेंस मतलब क्या होता है? मुखिया, सरदार होते थे पहले के झुंड में। तो मतलब ये एक अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी अफ्रीका। यहाँ पे जो है आपके वही पुराने जमाने में जैसे ट्राइबल के चीफ्टेंस होते हैं, आदिवासियों के मुखिया, उसी तरह के चीफ्टेंस हुआ करते थे। वही सब जो है स्लेव्स को लोकली पकड़ के लाते थे और इन कॉलोनीज को हैंड ओवर करते थे। ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इन स्लेव्स को कैसे ले जाया जाता था बेटा? इन स्लेव्स को शिप्स में ठूस ठूस के भर कर तब ले जाया जाता था, क्योंकि आप देख रहे हो यूरोप कहाँ पे है। मैप पे एक बार जरूर देखिएगा यूरोप की लोकेशन कहाँ पे है, और यूरोप से आपको ले जाना है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कैरिबियन आइलैंड कहलाता है। वेस्ट इंडीज को ही क्या कहते हैं? कैरिबियन आइलैंड। तो उस शिप्स में इन लोगों को ठूस ठूस के भरा जाता था और उनको अटलांटिक ओशियन के होते हुए यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड में ले जाया जाता था। अब इस स्लेवरी को एबॉलिश कब करने की बात की गई? जब नेशनल असेंबली बनी थी 1791 के अप्रॉक्स में, 1789 के अप्रॉक्स में, तब
इस स्लेवरी को एबॉलिश करने की बात की गई, लेकिन उस समय के जो रिच बिजनेसमैन मर्चेंट वगैरह थे उन्होंने इस चीज को काफी विरोध किया, तो उस समय स्लेवरी को पूरी तरह से एबॉलिश फ्रांस में नहीं कर पाए लोग। ठीक है, फाइनली पूरी तरह से फ्रांस में स्लेवरी कब एबॉलिश होती है? 1848 में। 1848 में क्लास 10th के बच्चे जरूर जानते होंगे कि एक फेमस इंसिडेंस हुआ था। क्या आप लोग कमेंट में टाइप करके मुझे बताओगे कौन सा फेमस इंसिडेंस था 1848 में यूरोप में? ठीक है, अभी के लिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये एक बुलेटिन मशीन है। इसके लिए मैंने कहा था कि मैं आपको दिखा दूंगा बुलेटिन मशीन। तो इसे देखिए, ये बुलेटिन मशीन आपकी इस तरह की होती है। इसमें पीछे एक पर्सन को लिटाया जाता है, गले को आगे फंसा दिया जाता है, उसके बाद ऊपर से एक ब्लेड छोड़ दी जाती है और ये ब्लेड आके गिरती है यहाँ पे और इसका गला कट जाता है। ठीक है, तो ये देखिए गला हाथ में आ गया कि नहीं। तो ये आपकी गुलेटिन मशीन है। इस गुलेटिन मशीन को बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर जोसेफ इग्नैक गुलेटिन। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, डॉक्टर जोसेफ इग्नैक गुलेटिन ने बनाया था। कब? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था, याद है 1789 में ही स्टार्ट हुआ था ना, उसी समय ये गुलेटिन मशीन बनी थी। बुलेटिन का यूज कब तक होता रहा? 1977 तक। 1977 में लास्ट एग्जीक्यूशन हुआ था बुलेटिन से, और पूरी तरह से बुलेटिन को बैन कर दिया गया, पनिशमेंट इसके थ्रू देना 1981 से। ये ध्यान रखिएगा, 1981 से इस बुलेटिन मशीन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए अब। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, इसका राइज 1799 से ओरिजिनली होता है। कब से? 1799 से, याद रखिएगा 1799 वो टाइम पीरियड है जब ये पूरे फ्रांस में कू करता है। क्या करता है? कू करता है। ठीक है, मतलब पूरे फ्रांस में तख्ता पलट कर देता है, आर्मी जनरल ये रहता है और फाइनली अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर देता है। क्या बना देता है अपने आप को? डिक्टेटर। ठीक है, इसके और फाइनली 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर देता है। क्या डिक्लेयर कर देता है? एम्परर। याद रखिएगा, फ्रांस का एम्परर बन जाता है। और नेपोलियन बोनापार्ट को मॉडर्नाइजर कहा जाता है यूरोप का। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक इसने इंट्रोड्यूस किया था 1804 का, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे यूरोप का क्या कहा जाता है? मॉडर्नाइजर। इसने कई सारे लॉस को इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो आपके यहाँ भी था जब स्टार्टिंग में फंडामेंटल 7 राइट्स थे, उसमें क्या था? एक प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी भी था। याद है सभी को? राइट टू प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, जो फाइनली 1976 में एबॉलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को इसने इंट्रोड्यूस किया, और डेसिमल सिस्टम के थ्रू, याद रखिएगा, मतलब एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करने के लिए उसने डेसिमल सिस्टम का यूज किया यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर सिस्टम में। ठीक है, उसके आगे देखिए, बहुत से लोग इसे एक लिबरेटर की तरह देखते थे। किस तरह देखते थे? लिबरेटर की। क्यों? क्योंकि ये क्या करता था, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको हटा के वहां पे एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेबल करने की कोशिश करता था। इसीलिए इसे लोग क्या कहते थे? लिबरेटर कहते थे, और लोग इसका वेलकम करते थे। जब भी ये कहीं पे अटैक करने जाता था तो लोग इसका वेलकम करने लगे, क्योंकि इसके रिफॉर्म्स के कारण। याद रखिए, किसके कारण? इसके रिफॉर्म्स के कारण। अब फाइनली नेपोलियन का अंत कब होता है? बैटल ऑफ वाटरलू में। कब होता है? बैटल ऑफ वाटरलू में, जो 1815 में लड़ी जाती है। कब लड़ी जाती है? 1815 में। और इसमें अगेंस्ट में कौन कौन सी पार्टीज रहती हैं बेटा? तो प्रैब। कौन कौन रहता है? प्रैब। याद रखिएगा, ये प्रैब कौन कौन था? अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ। पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया और बी से ब्रिटेन। ये इतनी कंट्रीज नेपोलियन के खिलाफ लड़ती हैं, और फाइनली इसमें नेपोलियन हार जाता है। पूरी तरह से नेपोलियन हार जाता है और यहीं से नेपोलियन का काम क्लोज हो जाता है। फाइनली इसको, नेपोलियन को कैद कर लेते हैं प्रेप कंट्रीज के लोग। ये प्रेप के लोग, याद रखिएगा, ये क्या चाहते थे? ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रीइंस्टेन करना चाहते थे। जो नेपोलियन ने नए नए मॉडर्न 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 चीजें इंप्लीमेंट की थी फ्रांस में, उन सब को हटा के वहां पे फिर से जो है वही पुराना सिस्टम स्टेबल करना चाहते थे। और फाइनली इसको पूरी तरह से नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ के 1815 में ही हार जाता है, तो इसे सेंट हेलेना नाम के एक आइलैंड पे कैद कर दिया जाता है, और वहां से फिर फाइनली उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। उसके बाद ये वापस फ्रांस में कभी नहीं आ पाता। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या खासियतें रही, इसके रिजल्ट क्या क्या आए हैं? तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा, एक आइडिया यहां से जनरेट होकर आया। कौन सा आइडिया? लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया यहीं से जन्म लेता है।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के इसी पार्ट से लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज का जन्म होता है, जो आगे चलकर हर कंट्री एडॉप्ट करती है। आपके यहाँ भी है कि नहीं है भाई? लिबर्टी मतलब आजादी है आपके पास, और डेमोक्रेटिक राइट्स हैं आपके पास, ठीक है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम रहा आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था इसमें। तो ये एक नई चीज उभर के सामने आई। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता है? सामंतवाद। आपकी कॉमन लैंग्वेज में कहें तो जमींदार, जो जमींदारी सिस्टम था उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। ये नेक्स्ट आउटकम था। उसके बाद अगला देखिए, जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे वो उन सब ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सोवरेन नेशन की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। सोवरेन नेशन मतलब, सोवरेन की मीनिंग होती है संप्रभुत्व राष्ट्र। क्या होता है? संप्रभुत्व राष्ट्र मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। जैसे इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया किसके ऊपर डिपेंड था? ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि ये कॉलोनी किसके थे? हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी थी। हमारे लिए जो भी लॉज बनते थे, जो भी हमारे लिए स्टेप्स लिए जाते थे, वो सारे कौन लेता था? ब्रिटेन लेता था। इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज जो कॉलोनाइज थी, वो सब के सब सोवरेन स्टेट की डिमांड करने लगी। ये किसका नतीजा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपके इंडिया के दो लीडर्स, एक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ के किंग थे बेटा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि टीपू सुल्तान किंग कहाँ का था, किस रीजन का। और दूसरे राजा राम मोहन राय, आपके यहाँ इंडिया में मॉडर्न रिफॉर्मर के फादर कहे जाते हैं, ये मॉडर्न फादर ऑफ रिफॉर्मर, ठीक है, इंडियन रिफॉर्मर के फादर, ठीक है। ये फाइनली दो लोग हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे। ये दो के दोनों लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे। इवन देन टीपू सुल्तान आपके जैकोबिन क्लब्स का मेंबर तक था। आपको याद है? टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब्स का मेंबर था। आप सबको यहीं पे एक स्टोरी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को 1799 में डिक्टेटर डिक्लेयर कर देता है, तो उसका एक एम हो जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस का एम था ना, फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे, कि जो भी कंट्रीज मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं, या जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर हैं, उन सबको हम फ्री कराएंगे, लिबरेट कराएंगे, आजाद कराएंगे। तो उसके लिए टीपू सुल्तान ने इजिप्ट में पर्टिकुलर अपनी आर्मीज के साथ मार्च किया था, और इजिप्ट की आर्मीज के साथ फाइट की थी। क्यों? क्योंकि वो इंडिया आकर इंडिया में ब्रिटिश जो कॉलोनीज थी उसको खत्म करना चाहते थे। आप जानते हो इंडिया काफी वेल्दी और प्रॉस्पेरस कंट्री हुआ करता था, तो यहाँ के वेल्थ से ही ब्रिटेन हर जगह फाइट करता था। तो फ्रांस चाहता था कि हम ब्रिटेन इंडिया को लिबरेट करा दें, ताकि यहाँ से जो भी रिसोर्सेज जा रहे हैं ब्रिटेन, वो जाने बंद हो जाएं। और इसमें हेल्प कौन करता? टीपू सुल्तान। अगर आपका नेपोलियन बोनापार्ट इंडिया पहुंच जाता तो वहां पे हेल्प करने के लिए टीपू सुल्तान रेडी था, क्योंकि टीपू सुल्तान ऑलरेडी जैकोबिन क्लब्स का मेंबर था। लेकिन हुआ क्या, बैटल ऑफ पिरामिड होती है जिसमें आपका नेपोलियन बोनापार्ट जीत जाता है, लेकिन उसके बाद एक और वॉर होती है वहीं पे आपके इजिप्ट में, और फाइनली वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है। उसके आगे जिसके कारण वो बढ़ नहीं पाता है, और फाइनली वहीं से नेपोलियन बोनापार्ट वापस लौट जाता है, और यहाँ पे इंडिया में इन्वेड नहीं कर पाता है। आप लोग सोचो बेटा, 1800 में ही इंडिया लिबरेट हो गया होता है ब्रिटेन से, अगर नेपोलियन बोनापार्ट इंडिया आ पाता तो। ये बात समझ में आई कि नहीं सभी को? ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आगे चलते हैं। ये एक देखिए खूबसूरत सा चार्ट आप सभी को लोगों के लिए है। इस चार्ट को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, इस चार्ट को अच्छे से एनालाइज करिए, और आपकी वीडियो अगर ब्लर आए तो उसकी क्वालिटी बढ़ाकर तब इस चार्ट को देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखें। और फाइनली आपके लिए होमवर्क है कुछ, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं कुछ आपको जो अटेम्प्ट करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के उसकी फोटो खींच कर आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे सभी लोग, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक लेक्चर इसका और बचता है नेपोलियन बोनापार्ट पे, जो पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक दे देंगे विद सिविल कोड। वो कल का लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर आपका ओवर। ओके, क्लास 9